जादुई गाउन की खेती। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में रामकिशन नाम का कपड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। रामकिशन बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। वो हर किसी की मदद किया करता था। उसके द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। रामकिशन की दो बेटियां थी, स्वरा और रचना। रामकिशन ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। रामकिशन की दोनों बेटियां अब शादी के योग्य हो गई थी। रामकिशन एक दिन अपनी दोनों बेटियों से बोलता है, तुम दोनों को देखने के लिए कल लड़के वाले आ रहे हैं। सुना है बहुत ही शरीफ और अच्छे लोग। दोनों भाई में आपस में बहुत ही प्रेम है। उनमें से एक तो विलायत से पढ़ा हुआ है। अगर उन दोनों से तुम्हारी शादी हो जाती है फिर तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। पिताजी, हमने आपसे कितनी बार कहा है हमें कोई शादी नहीं करनी। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ पिताजी, दीदी ठीक कह रही है। हम आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों की शादी हो गई फिर तो आप यहाँ अकेले रह जाएंगे। अरे पगली, ऐसा हुआ है भला? बेटियों को तो एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटी। आखिर क्यों ना करे, सारी जिम्मेदारी क्या आपकी बनती है? हमारा कोई फर्ज नहीं। हम दोनों ने फैसला किया है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ पिताजी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद रामकिशन कहता है, ठीक है, तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं दोनों लड़कों से बात कर लेता हूँ। मैं उन्हें बोल दूंगा कि उन्हें घर जमाई बनकर हमारे साथ ही रहना होगा। आखिर मेरा इतना बड़ा व्यापार है, वो दोनों यहाँ रहकर मेरा व्यापार संभाल लेंगे। अगले ही दिन दोनों भाई दीपक और पंकज लड़कियों को देखने रामकिशन के घर पहुँचते हैं। दीपक बहुत ही सीधा और मेहनती लड़का था, वहीं पंकज चालाक और कामचोर था। दोनों भाइयों को स्वरा और रचना बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। मुझे रचना बहुत पसंद है और मुझे भी स्वरा पसंद है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब से तुम शादी करके हमारे घर रहकर हमारा कारोबार संभालोगे। ठीक है पिताजी, हमें मंजूर है। और फिर बहुत ही धूमधाम से रामकिशन अपनी दोनों बेटियों की शादी दीपक और पंकज के साथ कर देता है। दीपक बहुत ही मेहनती था। उसने जल्द ही रामकिशन का सारा कारोबार संभाल लिया था। एक बार रामकिशन काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है। वो अपने दोनों बेटियों को बुलाता है। बेटा, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं चाहता हूँ जमीन का हिसाब किताब कर बंटवारा कर दूं। नहीं पिताजी, बंटवारे की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर साथ ही रहेंगे। जी पिताजी। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। कुछ ही दिनों में रामकिशन की मृत्यु हो जाती है। रामकिशन के मृत्यु के बाद पंकज बंटवारे की बात करने लगता है। हमें लगता है अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। वैसे भी सारा काम मैं अकेला ही करता रहता हूँ। कोई बात नहीं छोटे, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो। मैं नहीं चाहता घर में बंटवारे को लेकर कोई बहस हो जिससे पिताजी की आत्मा को ठेस पहुँचे। पंकज बड़े ही चालाकी से बंटवारा करता है। पंकज फैक्ट्री, बंगला, गाड़ी सब कुछ खुद रख लेता है। दीपक और स्वरा को सिर्फ वो गांव का बंजर जमीन और एक छोटा सा फार्म हाउस दे देता है। दीपक अपने छोटे भाई से कुछ भी नहीं कहता। वो अपना सारा सामान बांधकर अपनी पत्नी स्वरा के साथ फार्म हाउस पर रहने के लिए चला जाता है। स्वरा अपने सामान के साथ पिताजी की एक तस्वीर लेकर आती है। आखिर हम इतने छोटे से फार्म हाउस में कैसे रहेंगे? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आखिर वो आपका छोटा भाई है। सब कुछ तो उसने अपने पास रख लिया, फैक्ट्री, बंगला, गाड़ी। अब हम यहाँ क्या करेंगे? कैसे कमाएंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो स्वरा, मैं एक एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किया है। मैं इस बंजर जमीन पर खेती करूँगा। ये सुनकर स्वरा अपना सर पकड़ लेती है और अपने पिताजी के तस्वीर के सामने खड़ी होकर खूब रोती है।
पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखिए, आपके जाने से हमारी क्या हालत हो गई। ये कह रहे हैं खेती करेंगे, अब इनको कौन समझाए? इनके भाई ने हमारे हिस्से में वो जमीन दी है जिस पर हजारों वर्षों से कभी कुछ नहीं उगा है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई पिताजी। स्वरा रो ही रही थी कि तभी उसके पिताजी के तस्वीर से एक लिफाफा गिरता है जिसमें कुछ बीज के साथ एक चिट्ठी रखी होती है। स्वरा चिट्ठी को पढ़ती है। ये जादुई गाउन का बीज है बेटी। इसे बंजर से बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। इसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। ये पढ़कर स्वरा खुशी से झूमने लगती है। दीपक भी उस चिट्ठी को पढ़कर हैरान होता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? ये बात पिताजी की चिट्ठी में लिखी है, इसलिए ये सच है। दीपक और स्वरा ने मिलकर उस बीज को पूरे बंजर जमीन पर बो दिया और सोने चले गए। अगली सुबह जब स्वरा की आंख खुलती है तो खेत का दृश्य देखकर उसे यकीन ही नहीं होता। अजी, अजी सुनते हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया भाग्यवान? सब ठीक तो है? ये देखो, खेत में अनाज की जगह कैसे रंग बिरंगे गाउन ही गाउन नजर आ रहे हैं। हाँ स्वरा, तुमने ठीक ही कहा था। चलो अब हम इन सभी गाउन को तोड़कर बेचने चलते हैं। स्वरा और दीपक ने उन सभी गाउन का सैंपल बड़े बड़े शोरूम वाले को दिखाया। सबको उनका गाउन बहुत ही पसंद आया। वे लोग अब गाउन को गांव ही नहीं बल्कि दूर विदेशों में भी भेजने लगे। देखते ही देखते उनके पास हजारों लाखों गाउन का ऑर्डर आने लग गया। वे लोग खेतों से गाउन उगाते और शहरों में सप्लाई करते, जिससे उन्हें खूब पैसे मिलते हैं। वे लोग उस गांव वालों के लिए उन पैसों से स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री सब कुछ बनवाते हैं। उनका यश पूरे गांव में फैलने लगा। हर कोई उनका गाउन का खेत देखकर आश्चर्यचकित होते। ये खबर आग की तरह फैलते हुए उसके भाई पंकज तक पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो इतनी चालाकी से उन्हें बंजर जमीन और फार्म हाउस दिया था, फिर वह लोग इतना सब कैसे कर पा रहे हैं? और उस बंजर जमीन से गाउन की खेती कैसे हो रही है? मुझे खुद जाकर देखना होगा। ये सोचकर पंकज उसी वक्त अपने भाई दीपक और स्वरा से मिलने गांव की तरफ निकल जाता है। गांव पहुंचकर पंकज अपने भाई से कहता है, भैया मेरी मदद करो, मेरी फैक्ट्री बहुत ही घाटे में जा रही है। लगता है भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें भी जादुई गाउन का बीज देता हूँ। पंकज जादुई गाउन का बीज पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। घर आकर वो भी दीपक की तरह ही खेतों में उस जादुई बीज को बो देता है। अगले दिन उसका खेत जादुई गाउनों से भर जाता है। ये देख पंकज के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वाह, क्या दाव हाथ लगा है। कल तो सिर्फ फैक्ट्री और बड़ा घर ही मेरे पास था, अब तो मेरे पास जादुई गाउन का खेत है। पंकज ये सोच ही रहा था तभी उधर से एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मेरी मदद करो बेटा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बीमारी का बहाना करके लोगों से पैसे मांगते हुए तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती? पैसों का इतना घमंड भी ठीक नहीं। जिस दिन तो कंगाल होगा उस दिन तुझे हमारा दुख समझ में आएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। तभी पंकज के पास फैक्ट्री से फोन आता है। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? फोन रखकर पंकज खेत से गाउन तोड़ने लगता है। तभी वो गाउन सांप में बदल जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। तभी उधर से रचना भी आ जाती है। सांपों के बीच अपने पति को देखकर वो भी घबरा जाती है। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से जाकर अपनी बहन और जीजा जी को बुला कर लाओ। तभी रचना फटाफट अपनी बहन और जीजा जी को बुला कर लाती है। भैया मुझे बचा लो भैया, यह सांप मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ धरती माता प्रकट होती है और कहती है, जादुई गाउन का बीज मैंने तुम लोगों के पूर्वजों को वरदान में दिया था। आज तक किसी ने इस बीज का गलत इस्तेमाल नहीं किया।
पर पंकज इतना लालची हो गया कि उसने सबको धोखा दिया और झूठ बोलकर इस बीज को हासिल किया। इसलिए सारे गाउन सांप में बदल गए और पंकज के फैक्ट्री में आग लग गई। धरती माता से ये सब सुनकर सभी लोग पंकज को बहुत ही भला बुरा सुनाते हैं, लेकिन अब पंकज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो अब हाथ जोड़कर सबसे अपने किए की माफी मांगता है और फिर सभी मिलजुल कर आपस में एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।